हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के टाइप्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बेस पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को हम प्राइमरी सेल भी बोलते हैं और इन सेलों को आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आप इन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन इसके कंपैरेटिव अगर आप द्वितीयक सेल की बात करें तो इन्हें आप संचालक सेल भी कहते हैं। ये संचालक सेल जो होते हैं ये एक बार डिस्चार्ज होने के बाद आप इन्हें दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए प्राथमिक सेल जो हैं अभी मैंने आपको बताया कि इन्हें आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आपके लिए बेकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी के रिमोट के अंदर जो आपका सेल यूज होता है वो प्राथमिक सेल है। आपके यहाँ घरों में जो टॉर्च होती है उसमें जो सेल यूज होता है वो भी प्राइमरी सेल है। इसके अलावा और भी जगह पर जो कुछ सेल हमारे डेली यूज में काम आते हैं जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकते, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक सेल भी आप अपने देखिए घरों में यूज करते हैं इन्वर्टर में। उसकी क्या खास बात होती है कि वो डिस्चार्ज भी होता है और दोबारा चार्ज भी होता है। बिल्कुल ऐसे आपने देखा होगा बैटरी वाले रिक्शे चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो वाहन होते हैं, इसके अलावा बसों में भी देखिए बैटरियां लगी हुई होती हैं, ठीक है। कार में बैटरी लगी होती है। तो जो वाहनों में बैटरियां लगी हुई होती हैं और जो आपके घरों में इन्वर्टर लगा होता है वहां पर आप जिस सेल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राथमिक सेल, ठीक। पहले एक प्राथमिक सेल मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपके सिलेबस में 2 हैं लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ शुष्क सेल पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो शुष्क सेल पढ़ने से पहले आपको इसकी संरचना देखनी पड़ेगी। अगर आप शुष्क सेल या टॉर्च में अगर कोई सेल आपका खराब हो जाता है, ठीक है, जो मोटी वाली टॉर्च होती है, बड़ी वाली टॉर्च होती है, तो उसमें जो मोटा सा सेल होता है उसे आप तोड़ कर भी देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए सबसे बाहर की तरफ अगर आपने कभी सेल देखा हो तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो चमकदार जिंक का एक पात्र होता है और ये जो जिंक का पात्र होता है ये एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एनोड का। बीचों बीच में अगर आप उसको तोड़ेंगे सेल को तो एक रॉड निकलेगी और ये रॉड जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की। और ये रॉड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। और ये काले रंग की आपको रॉड मिलेगी और ये काहे का काम करती है? कैथोड की। इसके अलावा विद्युत अपघट्य होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी सेल में 3 प्रकार की चीजें होती हैं, एक एनोड, एक कैथोड, एक विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो आपका एनोड का काम कौन कर रहा है? जिंक कर रहा है। कैथोड का काम कौन कर रहा है? आपका ग्रेफाइट कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो भरा हुआ है ये क्या है? ये आपका होता है MnO2 और NH4Cl का विलयन, ठीक है। MnO2 और NH4Cl का विलयन, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? MnO2 और NH4Cl, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपकी 3 चीजें हो गई। ऊपर से देखिए यहाँ पर एक मेटल का कैप लगा हुआ होता है अगर आपने सेल देखी हो, और उसके ऊपर भी आप देखिए एक सील लगी होती है, ठीक है, रेड कलर की। और ये जो साइड में ये वाली जगह होती है इस जगह पर एक गत्ता टाइप में लगा होता है जिसे आप कहते हैं कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड पे ही सब कुछ लिखा होता है, लाइक जो भी है एवरेडी, निप्पो, ठीक है। नीचे से आपका ये जिंक का पात्र बिल्कुल ओपन रहता है और ऊपर से आपका ये जब मेटल कैप है ये भी ओपन रहता है, ठीक है। तो आप देखिए कि सेल, पूरी सेल की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। इस सेल के अंदर एक पात्र है और वो जिंक का बना हुआ है जो एनोड का काम करेगा। बीचों बीच में देखिए ब्लैक कलर का क्या लगा हुआ है? कैथोड लगा हुआ है। ये रॉड लगी हुई है, ये ग्रेफाइट की कैथोड का काम करेगी। विद्युत अपघट्य आपका MnO2 और NH4Cl है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको किसी भी सेल को अगर याद रखना है तो उसमें आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज आपको याद रखनी है एनोड किसका बना हुआ है और कैथोड किसका बना हुआ है, क्यों बना है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और एक महत्वपूर्ण बिंदु उस सेल के बारे में। तो मैं समझती हूँ कि आपको इक्वेशन याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि शुष्क सेल में हमने जिंक और ग्रेफाइट 2 लोग लिए, लेकिन जिंक को ही एनोड क्यों बनाया? अब तक आपने जितनी भी सेल पढ़ी उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी कि जो सेल होते हैं उनमें एनोड हम उसी धातु का बनाते हैं या उसी तत्व का, उसी का बनाया जाता है जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होती है। तो अगर आप जिंक और ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है तो और जिंक जो वो आपकी प्योर धातु है,
तो आप देखिए धातुओं के बारे में आपने सुना है कि उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए जो शुष्क सेल में आप देख रहे हैं कि हमने जिंक का इस्तेमाल किया है, वो जिंक जो है वो एनोड का काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो धातु है और उसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है, उसका ऑक्सीकरण जल्दी होगा, इसलिए हमने उसका एनोड बना लिया। ठीक। और कैथोड उसके रिस्पेक्ट में कार्बन है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो अधातुओं में आती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। फिलहाल यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी, जो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो अक्रियाशील होता है, वो क्रियाशील नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले एनोड पे क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो बर्तन है वो एनोड का बना हुआ है। ठीक है, दैट इज जो बर्तन है सॉरी वो जिंक का बना हुआ है और काय का काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाली है और कौन आएगा, जिंक आ जाएगा। जिंक डी ब्लॉक का तत्व है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जैसा कि आप जानते हैं डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जब वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Zn डबल प्लस आयन बनता है, राइट। तो इस तरीके से आपके एनोड पर क्या हो रहा है, लगातार Zn डबल प्लस आयन बन रहे हैं। ठीक है, अंदर से जो जिंक का पात्र होता है, मोटा होता है, वो धीरे 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 क्या बनाता रहता है, जिंक आयन बनाता है। ठीक। कैथोड काय का लिया है आपने, ग्रेफाइट का लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि पहले भी बताई हुई थी, ग्रेफाइट जो होता है वो क्रिया नहीं करता। तो जब ग्रेफाइट क्रियाशील नहीं है, अक्रियाशील है इलेक्ट्रोड आपका, तो उस पर कौन आएगा, उस पर आपका विद्युत अपघट्य आ जाएगा। और विद्युत अपघट्य आपने लिया था MnO2 और NH4Cl। ठीक है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज देखिए, आपने जो MnO2 लिया है इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाली है, माना इसकी X है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 2 लोग हैं यहाँ पर -4 हो जाएगी। ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 लोगों की -4 हो गई, इक्वल टू 0, X बराबर +4 हो गई। अब आपको एक बात याद रखनी है कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +4 होती है, और Mn जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस सेल का, कि Mn+4 ऑक्सीकरण संख्या से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +3 में चला जाएगा। तो आप जरा बताइए, जब Mn+3 में जाएगा, वही वाली ऑक्सीजन उसके सामने आएगी जिस पर -2 आवेश था, तो एक नया कंपाउंड बनेगा। उस नए कंपाउंड का नाम हो जाएगा Mn2O3। क्या हो जाएगा उस कंपाउंड का नाम, Mn2O3। तो आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर आपका एक Mn2O3 बनने वाला है जो बन गया। आप धीरे धीरे रिएक्शन बैलेंस करिए, आपको ऑटोमेटिकली रिएक्शन के प्रोडक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इधर जो आपकी अभिक्रिया है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उधर केवल 1 Mn है और इधर कितने Mn है, 2। तो हम इधर भी 2 लगा लेंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गए, लेकिन उधर हमारे पास केवल 3 है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन अभी बच गया। वो ऑक्सीजन इंतजार कर रहा है कि उसको कोई हाइड्रोजन देने आएगा। बट आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने विद्युत अपघट्य में MnO2 के साथ क्या लिया था, NH4Cl। अगर हम कभी NH4Cl को तोड़ें तो वो 2 भागों में टूटता है, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक नहीं, पूरे 2 NH4Cl आएंगे, पूरे 2 NH4Cl। और ये दोनों NH4Cl क्या करेंगे आपके, जब टूटेंगे 2 NH4 पॉजिटिव देंगे और 2 Cl नेगेटिव। 2 Cl नेगेटिव जो है वो अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चले जाएंगे, पर जो 2 NH4 पॉजिटिव होंगे वो अपने में से एक H+ इस बची हुई ऑक्सीजन को देकर जल बना लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर वाटर भी बनेगा, और यहाँ पर आप देखिए एक H+ देने के बाद NH3 बचता है, NH3। तो कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, यहाँ पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल रिलीज भी होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। आपके यहाँ टोटल 4 प्रोडक्ट्स बन गए। रिएक्शन को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभिक्रिया में आप ऊपर देखिए प्लस और नीचे देखिए माइनस है, और आप जानते हैं विपरीत आवेश एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन इस बार केवल जिंक और क्लोरीन एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, ये यहाँ बनने वाली अमोनिया को भी साथ में ले लेंगे। ठीक, क्योंकि अगर ये अमोनिया इस तरीके से बनती रही और ये गैस होती है, और आप जानते हैं गैस जो होती है अगर इस तरह से फ्री माने कि मुक्त अवस्था में सेल के अंदर बनती रही तो सेल जो है वो बस्ट हो जाएगा। सेल को फटने से बचाने के लिए ऑटोमेटिकली अंदर ये क्रिया होती है। लास्ट में Zn डबल प्लस ऊपर से आएगा, 2 Cl नेगेटिव नीचे से आएंगे और 2 अमोनिया भी नीचे से आएंगे और मिलकर एक जटिल यौगिक बना लेंगे। और वो जटिल यौगिक आपका क्या होगा, उस जटिल यौगिक में आपका Zn जो है वो क्रिया कर चुका होगा किसके साथ, NH3 के साथ और
Cl2 के साथ, और सब लोग एक बॉक्स में बंद हो जाएंगे, एक डब्बे में बंद हो जाएंगे। आपको जो जटिल यौगिक दिखाया जा रहा है ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2, आपको बस अभी याद रखना है, आपके सिलेबस में चैप्टर है उत्सहसंयोजक यौगिक, आपको तब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तब तक आप इसको सिर्फ इतना ही याद रखिए। आइए देखते हैं एक बार फिर। हम आपको पढ़ा रहे थे सेल, ठीक है। दो तरीके की सेल होती है, हमने आपको बताई, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल की बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल जो होती है वो सेल होती है जो एक बार डिस्चार्ज हो जाएं, जिन्हें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए, आपकी जो सेल के अंदर लिथियम बैटरी इस्तेमाल होती है, उसे आप बार 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 रिचार्ज कर रहे हैं, वो डाउन हो जाती है, फिर आप चार्ज कर लेते हैं, डाउन हो जाती है, फिर आप चार्ज कर लेते हैं, तो वो कौन सी बैटरी हुई? वो द्वितीयक बैटरी हो गई, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे आप जो है रिस्ट वॉच की बात करिए, माने घड़ी जो आप पहनते हैं, उसमें भी सेल पड़ा हुआ होता है, या बच्चे के जो खिलौने होते हैं उनमें भी सेल पड़े होते हैं। ये सेल एक बार जो होते हैं डिस्चार्ज अगर हो जाएं तो इन्हें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो जिन सेलों को आप बार बार पुनः क्या नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। मैं आपको प्राथमिक सेल ही पढ़ा रही थी। इस प्राथमिक सेल का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? शुष्क सेल। संरचना मैंने आपको बताई थी, जिंक का पात्र होता है, उस सेल को अगर आप तोड़ोगे तो अंदर एक रॉड निकलेगी, वो ग्रेफाइट की रॉड होती है। वो रॉड जो होती है वो कैथोड का काम करती है, और जिंक एनोड का। क्वेश्चन अराइज होता है कि जिंक एनोड का काम क्यों कर रहा है? देखिए, एनोड का काम वही करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा हो। अगर आप जिंक और कार्बन की तुलना करते हैं तो जिंक धातु है, कार्बन जो है वो अधातु है, तो जाहिर सी बात है कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीकरण के टाइम दे सकती है। डी ब्लॉक का तत्व है, पहले भी बताया जा चुका है, इसकी साधारण ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn डबल प्लस बनाएगा, राइट। ये क्रिया आपके एनोड पर होगी। कैथोड जो आपका ग्रेफाइट का है, जो क्रिया नहीं करता, अक्रियाशील है, तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा? विद्युत अपघट्य आ जाएगा। और आपने जो विद्युत अपघट्य उसमें लिए थे, MnO2 लिया था और NH4Cl। आप ध्यान से देखिए, मैंने वही लिया है, MnO2 और NH4Cl, ठीक है। तो अब देखिए, जब इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या MnO2 के अंदर +4 होती है, जिसको आपको बदलना होगा +3 में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप सबसे पहले MnO2 ले लीजिए, 2 मत लगाइए, और आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले थे तो जाहिर सी बात है ग्रहण होंगे, तो Mn+4 जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, और इस पे एक प्लस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो Mn पे जब +3 चार्ज बचेगा, वो अपने O डबल माइनस के साथ क्रिया करेगा, तो आप तो जानते हैं क्या कंपाउंड बनेगा? Mn+3 और O डबल नेगेटिव, क्या बनेगा? Mn2O3। जैसे ही Mn2O3 बना, आप समझ जाइए यहाँ 2 है तो आपको यहाँ 2 लगाना होगा। ऑक्सीजन कंटिन्यू करिए, 4 हैं, बट मेरे पास अभी उधर 3 ही है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही है? NH4Cl से मिलने वाले 2H+ का। जब आप इस वाले हिस्से से 2H+ निकाल लेंगे एक एक करके, तो 2 अमोनिया आपकी मिलेंगी, वो ये रही, और 2H यहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना लेंगे, 2 क्लोराइड आयन अलग पड़े रहेंगे, राइट। ऊपर से धनावेश, नीचे से ऋणावेश, और दोनों अमोनिया मिलकर एक जटिल यौगिक बना लेंगे। ऐसा क्यों होगा? जटिल यौगिक इसलिए बना लेंगे क्योंकि अगर अमोनिया पात्र के अंदर बनती रही तो ये अमोनिया क्या करेगी? सेल को फाड़ देगी। कहने का मतलब है सेल के ऊपर एक दबाव डालेगी, ठीक है, इससे सेल फट सकता है। इसलिए ऐसा ऑटोमेटिकली होता है। ऊपर से जिंक आता है, नीचे से क्लोरीन के साथ अमोनिया मिलकर एक जटिल यौगिक बनाते हैं। उस जटिल यौगिक में आपके तीनों लोग इनक्लोज्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम करता है शुष्क सेल। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इनका जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, इनका जो आउटपुट होता है, ठीक है। और इनका इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ होता है। अब आज हम एक द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ेंगे फटाफट। द्वितीयक सेल जो मैंने आपको बताया अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और वो जो द्वितीयक सेल होती है वो आपकी होती है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे आप कहते हैं शीशा संचायक सेल, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शीशा संचायक सेल। इस शीशा संचायक सेल में आप सबसे पहले देखिए, आपको जो है वो एक सेल दिया हुआ होता है, और इसमें देखिए एनोड लगे होते हैं लाइन से, फिर कैथोड लगा होता है, फिर एनोड लगा होता है, फिर कैथोड लगा होता है, फिर एनोड लगा होता है, और फिर कैथोड लगा होता है। सारे एनोडों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं और सारे कैथोडों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, राइट। जोड़ने के बाद क्या होता है, देखिए सारे
कैथोड हमने एक साथ जोड़े हैं सारे एनोड। आगे वाले आपके जो है वो एनोड है, ठीक है। और इन्हें मैं थोड़ा सा कलर्ड कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये एनोड है आपके तीनों, और ये देखिए आपके तीनों क्या है, कैथोड है। इसमें जो होता है वो 38% सांद्रता वाला क्या भरा होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो काहे का काम करेगा, विद्युत अपघट्य का काम करेगा, ठीक है। और जो आपका एनोड होता है, ये जो आपके आगे की तरफ एनोड लगे हुए हैं ये लेड के बने होते हैं, पीबी के बने होते हैं, ठीक है। और ये जो पीछे आपके पतले पतले मैंने कैथोड लगा रखे हैं ये PbO2 के बने होते हैं, ठीक। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पर क्लियर करनी होंगी। सबसे पहले कि एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि एनोड जो है वो लेड के बने हुए हैं, पीबी के। और कैथोड किसके बने हैं, PbO2। और विद्युत अपघट्य क्या है, H2SO4। और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्रिया चाहे एनोड पे हो चाहे कैथोड पे हो, बनेगा PbSO4 ही, माने कि लेड सल्फेट ही बनता है इस क्रिया में। देखेंगे अभी कैसे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इन सेलों में 2 अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप इन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चार्जिंग भी होगी और डिस्चार्जिंग भी होगी। तो फिलहाल हम डिस्चार्जिंग की अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं और चार्जिंग के लिए आप उन्हें उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो अभी डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया के लिए आपको ये देखना है कि ये एनोड का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देखिए इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व लगे हुए हैं ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो पीबी आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि क्रिया कैसे होगी। तो सबसे पहले फिर आप जान लीजिए एनोड आपने जो लिया है वो पीबी का बना हुआ है, और कैथोड जो आपने लिया है वो PbO2 का है, और विद्युत अपघट्य आपका H2SO4 है, ठीक। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम H2SO4 को तोड़ लेते हैं। जब आप H2SO4 को तोड़ोगे तो वो कैसे टूटता है, 2H+ देगा और SO4 डबल निगेटिव देगा, ठीक है। आइए देखते हैं एनोड पे क्या होगा। तो अगर आप एनोड की क्रिया देखें, एनोड पर PB आ रहा था, और मैंने आपसे कहा था चाहे क्रिया एनोड पर हो चाहे कैथोड पर हो, बनेगा PbSO4, ठीक। तो जैसे ही एनोड पर तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये भी अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। लेकिन आप यहाँ Pb++ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है वो PbSO4 बनना है। तो अब हम सल्फेट आयन कहाँ से लाएंगे, ऊपर से सल्फेट आयन आएंगे और बन जाएगा आपका PbSO4। क्लियर हो चुका होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले Pb++ बना, ऊपर से SO4 डबल निगेटिव आया और बन गया आपका PbSO4, ठीक है। अब आप कैथोड की क्रिया देखेंगे। कैथोड की क्रिया पर क्या होने वाला है, अपचयन। और आपने देखा कैथोड का काम कौन कर रहा था, PbO2। जरा गौर से देखिए, जैसे MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है, वैसे ही PbO2 में भी आप निकाल के देखिए, x O की -2 होती है, तो 2 लोगों की -4 होगी, x -4 = 0, x = 4 आ जाएगी। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 होती है, लेकिन ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेगा तो ये Pb++ में बदल जाएगा, क्योंकि 2- से 2+ कैंसिल हो जाएंगे। फिर ऊपर से एक और सल्फेट आएगा। अब आप कहेंगे ऊपर एक ही है, तो दीजिए मैंने उसके लिए किससे गुणा कर दी, 2 से। तो आप देखिए जब सल्फेट आएगा तो ये Pb तो यहाँ से निकल जाएगा और सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना लेगा, PbSO4, ठीक है। तो देखिए आपका प्रोडक्ट एक बार फिर से क्या बना है, PbSO4 बन गया। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन बच गए हैं ये भी इंतजार कर रहे हैं। ये किसका इंतजार कर रहे हैं, चूंकि ऋणावेश है तो ये धनावेश का इंतजार कर रहे हैं। तो ऊपर देखिए आपके पास 4H+ फालतू पड़े हुए हैं, तो ये 4H+ आएंगे जो दोनों ऑक्सीजन निकाल लेंगे, और 2H एक ऑक्सीजन के साथ 2H एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 पानी बना लेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था चाहे अभिक्रिया एनोड पर हो चाहे कैथोड पर, बनेगा क्या, PbSO4। तो देखिए PbSO4 ही बना है, राइट। अगर आप रिएक्शन को नेट लिखना चाहें, माने पूरा लिखना चाहें, तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर Pb आपका नीचे उतर के आएगा, प्लस PbO2 उतर के आएगा, प्लस आप देखिए 4H+ है, 2+ इसे दे दीजिए, 2 इसे दे दीजिए, और क्या बना लीजिए, H2SO4। कितने H2SO4 बन जाएंगे, 2। एक सल्फेट यहाँ से 2H+ उठाएगा, H2SO4 बनाएगा, दूसरा सल्फेट भी यहाँ से 2H+ उठाएगा, H2SO4
बनाएगा। दोनों PbSO4 जोड़ लीजिए, क्या बन जाएगा 2PbSO4 और प्लस क्या बन जाएगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, राइट। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा इसकी नेट अभिक्रिया जो होती है वो ये होती है। तो कौन सी अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई, ये थी डिस्चार्जिंग अभिक्रिया, ठीक है। और अगर आपको चार्जिंग अभिक्रिया की बात करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी इक्वेशंस क्या कर देनी है, पलट देनी है, ठीक है। फिलहाल एग्जाम में अगर चार्जिंग लिखने को आती है तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, और अगर डिस्चार्जिंग लिखने के लिए आती है तो आप इसको पलट दीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल जल्दी से इसको क्लियर कर देते हैं। ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी थी, द्वितीयक सेल का काम करती है, चार्ज भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है, और हम आपको डिस्चार्जिंग अभिक्रिया पढ़ाने वाले थे। सबसे पहले इसमें एक पात्र लीजिएगा, Pb के एनोड लगाइएगा 3 और PbO2 के कैथोड लगा दीजिएगा। समझा चुकी हूँ मैं आपको Pb एनोड का काम और PbO2 कैथोड का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि PbO2 में ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है तो वो कैथोड का काम करेगा, जबकि Pb में ऑक्सीजन नहीं लगा है तो PbO2 की तुलना में Pb जो है वो एनोड का काम करेगा। विद्युत अपघट्य का काम जो है वो आपका H2SO4 कर रहा है, पहले उसे तोड़ लीजिए। बट महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, बनेगा PbSO4 ही। तो देखिए एनोड पर आपकी ऑक्सीकरण की क्रिया से Pb आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऊपर से सल्फेट लेगा, PbSO4 बना लेगा। और कैथोड पर आपका PbO2 आएगा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 थी, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जो ऊपर से निकले थे, +2 में जाएगा, तुरंत ऊपर से सल्फेट उठाएगा, PbSO4 बना के चला जाएगा। बट ये जो 2 ऑक्सीजन यहाँ बच गए हैं ये ऊपर से H+ का इंतजार करेंगे और बारी बारी से 2 पानी बनाकर निकल जाएंगे, ठीक। जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएंगे, Pb उतर आएगा, PbO2 उतर आएगा, सल्फेट 2 H+ उठा के H2SO4 बना लेंगे, 2 PbSO4 हो जाएंगे और 2 जल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी संचायक सेल की प्रमुख अभिक्रिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आती है। आगे बची हुई 3 सेल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।